गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे, गाउस का नियम हो गया था, सवाल हो गए थे। आज हम बात करेंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की। किसकी बात करेंगे? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। भूचुंबकत्व कह सकते हैं इसको, पार्थिव चुंबकत्व। पृथ्वी को क्या बोलते हैं? पार्थिव चुंबक। पार्थिव पटेल है ना वो, पार्थिव चुंबकत्व, भूचुंबकत्व या पार्थिव चुंबकत्व। भूचुंबकत्व या फिर कह लो पार्थिव चुंबकत्व। भाई साहब आप मेरी बात को ध्यान से सुने, सब पीडीएफ में मिल जाएगा। भूचुंबकत्व और पार्थिव चुंबकत्व का मतलब क्या होता है? हमारी पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, जैसा कि मानो इसके गर्भ में कोई चुंबक रखा हो। हमारी पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, मानो कि इसके गर्भ में कोई चुंबक ही रखा हो। ये चुंबक की भांति व्यवहार करती है और पृथ्वी के चुंबकत्व को बोलते हैं पार्थिव चुंबकत्व या भूचुंबकत्व। अब पता कैसे चलता है कि पृथ्वी का चुंबकत्व है? पृथ्वी के चुंबकत्व की पुष्टि निम्न कारणों से होती है, ठीक है ना। पहला, किसी भी दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। मैंने पहले बताया था कि कोई भी दंड चुंबक को लटकाएंगे तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। क्यों ठहरेगी? क्योंकि पृथ्वी का चुंबकत्व है, पता पड़ रहा है इससे, तभी तो वो उसको आकर्षित करता है, नहीं तो कहीं पे भी ठहर सकती थी। तो पहला पुष्टि तो इस कारण से हो रही है कि किसी भी दंड चुंबक को लटकाने पर वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। दूसरी, इससे पता पड़ रहा है कि हमने दंड चुंबक के जब चुंबकीय बल रेखाएं खींची तो उदासीन बिंदु मिल रहे हैं। तो उदासीन बिंदु पर क्या होता था? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ही तो निरस्त होता था। तो दंड चुंबक के चुंबकीय बल रेखाएं खींचने पर उदासीन बिंदु का मिल रहा, इससे पता पड़ता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। तीसरी बात पता चलती है किससे? कि कोई भी लोहे का टुकड़ा लो आप और लोहे के टुकड़े को जमीन में गाड़ दो। किसमें गाड़ दो? जमीन के अंदर। और तुम 5-7 साल बाद देखो उसको कि वो चुंबक बन जाएगा। लोहे का टुकड़ा लो, अपने जमीन में कहीं पे भी खेत हो उसमें गाड़ दो, अंदर 2-4 फीट खोद के मिट्टी डाल देना, फिर बाद में गाड़ देना। 10 साल बाद निकालना, 10 साल बाद वो चुंबक बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का चुंबकत्व है और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में वो रखा गया है, इससे वो चुंबक बन जाता है। तो इन सारी बातों से पुष्टि होती है कि पृथ्वी का चुंबकत्व है और पृथ्वी के चुंबकत्व को क्या कहा जाता है? भूचुंबकत्व, ठीक है ना। अब भूचुंबकत्व होता क्यों है? भूचुंबकत्व का कारण ये पूछ सकता है आपसे कि भूचुंबकत्व का कारण क्या है, भूचुंबकत्व क्यों है। हमने कहा भूचुंबकत्व होता है, पृथ्वी का चुंबकत्व होता है, कारण क्या है? तो भाई साहब भूचुंबकत्व का कारण अब मैं बता रहा हूं, आप केवल मेरी बातों को ध्यान से सुने। भूचुंबकत्व का कारण ये है कि इसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने बताया, ठीक है ना। जो सबसे प्रचलित मत है इसका वो है एल-सीसर का मत। किसका मत है? एल-सीसर, ठीक है ना। तो सन 1939 में, किसमें बताया? सन 1939 में महान भौतिकविद हुए एल-सीसर। 1939 में एल-सीसर ने कहा कि पृथ्वी के क्रोड जो होती है, क्रोड मतलब अंदर का हिस्सा है, उसके अंदर अनेक चालक पदार्थ, कौन कौन से? लोहा और निकेल, पिघली हुई अवस्था में रहते हैं। पृथ्वी के क्रोड में चालक पदार्थ पिघली हुई अवस्था में रहते हैं। जब पृथ्वी अपने अक्ष के प्रति घूर्णन करती है, क्या घूर्णन करती है? अपने अक्ष के प्रति घूर्णन करती है, घूमेगी, तब उसके जो अर्धद्रव क्रोड है, अंदर जो द्रव भरा हुआ है, पिघली हुई अवस्था में है, तो अर्धद्रव क्रोड में एक संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती, चक्कर के समान धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। और संवहन धाराओं के कारण, भंवर धाराओं के कारण, भंवर धाराएं आएगा 9वें चैप्टर में, संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं उसके अंदर। और संवहन धाराओं के कारण विद्युत इसके अंदर एक जनरेटर काम करने लग जाता है, एक मोटर सी काम करने लग जाती है अंदर, ठीक है ना। और उस जनरेटर के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है और विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगला चैप्टर ही हमारा है कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा यदि आ गई तो चुंबकीय क्षेत्र अपने आप जनरेट हो जाएगा। अगला चैप्टर इसको बताएगा
विद्युत धारा आ गई तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो देखो उसने क्या कहा, मैं दोबारा कह रहा हूं कि सन 1939 में एल सीसर ने बताया कि पृथ्वी की क्रोड़ में अनेक चालक पदार्थ जिनमें लोहा और निकेल मुख्य है अपनी पिघली हुई अवस्था में रहते हैं। जब पृथ्वी अपने अक्ष के प्रति घूमती है तो इसके अर्ध द्रव क्रोड़ में, अंदर का जो क्रोड़ है उसमें संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं और संवहन धाराओं के कारण वहाँ एक जनरेटर विद्युत जनित्र काम करने लगता है और विद्युत जनित्र के कारण धारा उत्पन्न होती है और उस धारा से उसका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी कि अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न होती है, घूमने से संवहन धाराओं से जनरेटर बनता है। यानी कि एक जनरेटर क्या करता है, करंट ही तो देता है। एक अंदर जनरेटर से बन जाता है और जनरेटर से विद्युत धारा आती है और विद्युत धारा आ गई तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये मत था किसका, एल सीसर का। ये पूछ सकता है कि भूचुंबकत्व का कारण क्या है, भूचुंबकत्व की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये बताना पड़ सकता है। ठीक है ना। अब हम एक डायग्राम बनाएंगे, उससे पृथ्वी के बारे में कुछ जानकारी लेने की बात करेंगे, भूचुंबकत्व के बारे में देखना की बात करेंगे। ठीक है ना। कुछ ज़्यादा खास नहीं है लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ। ये देखना, ये हमारी पृथ्वी है। आपको डायग्राम देखना है मैं क्या बना रहा हूँ। ये पृथ्वी है, ये अपने अक्ष के प्रति घूर्णन करेगी। ये इसका क्या है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है। और ये है इसका भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। ये दक्षिणी ध्रुव होगा। एक दंड चुंबक को मैंने लटका दिया, ये दंड चुंबक हुई। ये दंड चुंबक है। ये दंड चुंबक का कौन सा ध्रुव होगा, उत्तरी, और ये होगा दक्षिणी। उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर होता है ना। ये घूम रही है पृथ्वी अपने अक्ष के प्रति ओमेगा कोणीय वेग से। ये चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है, ये चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है और ये चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है। अरे ये क्या दक्षिणी ध्रुव। और इन दोनों के बीच में एंगल होता है 11.3 डिग्री का। और ये चुंबकीय अक्ष हो गई। ये चुंबक की कौन सी है, चुंबकीय अक्ष। ठीक है ना। ये चुंबकीय अक्ष हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चुंबकीय अक्ष की लंबवत रेखा, ये वाली रेखा, ये क्या होती है, चुंबकीय निरक्ष। क्या होती है, चुंबकीय निरक्ष। अरे अक्ष जब ये है तो इसके लंबवत रेखा ये तो होगी, ये चुंबकीय निरक्ष हो जाएगी। ठीक है ना। और यदि चुंबक की बल रेखाएं देखना चाहें तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होगी। ये दिखा दी, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होगी। यहां पर भी हो जाएगा। ठीक है ना। ये डायग्राम मैंने बना दिया है कि पृथ्वी थी, पृथ्वी का भौगोलिक उत्तरी एरा, भौगोलिक दक्षिणी एरा, इस पर एक दंड चुंबक को लटकाया। तो जो दंड चुंबक है वो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव से कितने कोण पर रहेगा, 11.3 डिग्री पर। ये इसका नॉर्थ पोल रहेगा जो उत्तर की तरफ होता है, उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिण ध्रुव। ठीक है ना। ये चुंबकीय अक्ष हो गई तो इसके लंबवत ये चुंबकीय निरक्ष हो गया। बल रेखा खींचना चाहें तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की जगह और जाएंगे। ठीक है ना। अब इधर सुनना, जैसे ही पृथ्वी पर हम किसी दंड चुंबक को लटकाते हैं, इस डायग्राम के बारे में बता रहा हूं, जैसे ही हम पृथ्वी पर दंड चुंबक को लटकाते हैं तो दो स्थानों पर ये दंड चुंबक ऊर्ध्वाधर हो जाती है। ऐसे दो स्थानों पर ये सीधी हो जाएगी दंड चुंबक। ठीक है ना। दो स्थानों पर दंड चुंबक क्या हो जाती है, सीधी हो जाती है। और दंड चुंबक जब सीधी हो जाती है तो भाई उन स्थानों को बोलेंगे चुंबकीय ध्रुव। क्या बोले जाते हैं, दो स्थानों पर ये सीधी हो जाती है, उन स्थानों को ध्रुव कहा जाता है। और ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। अरे ये सीधी हो जाएगी तो ये स्थान क्या कहलाएंगे, ध्रुव कहलाएंगे, और इनको मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाएंगे। और दो स्थानों पर ये ऐसे क्षैतिज हो जाती है चुंबकीय सुई या दंड चुंबक। दो स्थानों पर दंड चुंबक क्या हो जाती है, क्षैतिज हो जाती है। ठीक है ना। और इन स्थानों को कहते हैं विषुवत रेखा। ठीक है ना। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। अरे दो स्थानों पर ये क्षैतिज हो जाती है, इन स्थानों को क्या बोलते हैं,
विश्वत रेखा बोलते हैं, ठीक है ना, या भूमध्य रेखीय बिंदु कहा जाता है। और इनको मिलाने वाली रेखा चुंबकीय निरक्ष कहलाती है। ये तो चुंबकीय अक्ष हो जाएगी अब, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगी इधर निरक्ष, ध्यान रखना। यानी कि दंड चुंबक को लटकाने पर दो स्थानों पर तो ये ऊर्ध्वाधर हो जाती है और इन स्थानों को बोलते हैं ध्रुव, और इनको मिलाने वाली रेखा चुंबक की अक्ष हो जाएगी। और दो स्थानों पर चुंबकीय सुई या दंड चुंबक क्षैतिज हो जाती है। इनको मिलाने वाले बिंदु ये भूमध्य रेखीय बिंदु कहलाते हैं और रेखा चुंबकीय निरक्ष कहलाती है। और बाकी सभी स्थानों पर ये पृथ्वी के अक्ष से कुछ ना कुछ कोण बनाती है। बाकी स्थानों पर कोई 70 डिग्री की कोण पर हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, टेढ़ी बाकी कैसे भी हो सकती है। बाकी स्थानों पर पृथ्वी की सतह से ही कुछ ना कुछ कोण बनाती है, ठीक है। तीसरी बात, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और चुंबक के ध्रुव एक स्थान पर नहीं होते भाई साहब, ये ध्यान रखना। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और चुंबक का उत्तरी ध्रुव एक स्थान पर नहीं है। इन दोनों के बीच में 11.3 डिग्री का कोण होता है। भौगोलिक ध्रुव और चुंबक के ध्रुव एक स्थान पर नहीं होते, उनमें 11.3 डिग्री का कोण होता है। और दूसरी बात कि पृथ्वी के सभी स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁵ टेस्ला कोटि की होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁵ टेस्ला कोटि की होती है। चौथी बात, पांचवी बात और है कि जो पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है, पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है, उसकी स्थिति 79.74 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, ये उत्तरी ध्रुव की स्थिति बताओ। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की स्थिति इतने 79.74 डिग्री उत्तर, नॉर्थ का उत्तर अक्षांश से 71.8 डिग्री, ठीक है ना, वेस्ट देशांतर पर है, देशांतर पर है। यानी कि उत्तरी ध्रुव की स्थिति, पृथ्वी के उत्तरी चुंबकीय ध्रुव की स्थिति इतने डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर और इतने डिग्री वेस्ट देशांतर पर है। और यह स्थान उत्तरी कनाडा में है। कहाँ है? उत्तरी कनाडा में। ये जगह कहाँ है? उत्तरी कनाडा में। और पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की स्थिति 79.74 डिग्री और साउथ अक्षांश से 108 डिग्री 22 मिनट, 108.22 वेस्ट हो गया, ईस्ट, ठीक है ना, देशांतर पर है। और यह स्थान कहाँ है? अंटार्कटिका में। कोई बात नहीं काम की, लेकिन फिर भी बता दें, अंटार्कटिका में। 5 बातें बताई है मैंने इस डायग्राम से। पहली बात ये बताइए कि जैसे ही चुंबकीय सुई को लटकाते हैं तो दो स्थानों पर ये ऊर्ध्वाधर हो जाती है, उन स्थानों को ध्रुव कहते हैं और उनको मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। दो स्थानों पर क्या हो जाती है? क्षैतिज हो जाती है। ऐसे बिंदु विषुवत रेखीय बिंदु कहलाते हैं और विषुवत रेखीय बिंदु कहलाते हैं, और विषुवत रेखीय बिंदु को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय निरक्ष कहलाती है। तीसरी बात, बाकी सभी स्थानों पर दंड चुंबक पृथ्वी की सतह से कुछ ना कुछ कोण बनाता है। चौथी बात कि भौगोलिक ध्रुव और चुंबकीय ध्रुव एक स्थान पर नहीं होते, इनके मध्य कितने डिग्री का कोण होता है? 11.3 डिग्री का होता है। पांचवी बात, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁵ टेस्ला होती है। छठवीं बात, पृथ्वी के उत्तरी चुंबकीय ध्रुव की स्थिति इतने डिग्री अक्षांश से इतने डिग्री देशांतर पर है, ये स्थान उत्तरी कनाडा में है। और दक्षिणी ध्रुव की स्थिति इतने डिग्री अक्षांश से इतने डिग्री देशांतर पर है, यह स्थान अंटार्कटिका में है। नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट, ठीक है ना, ये बता दिए, कोई काम की बात नहीं। अब बात हम करेंगे जो काम की बात है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव, भूचुंबकत्व के अवयव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आते हैं। भूचुंबकत्व के अवयव 3 अवयव है। पहला है, आपको मेरी बात को केवल ध्यान से सुनना है, पहला है दिक्पात कोण, दूसरा है नमन कोण और तीसरा है घटक, चुंबकीय क्षेत्र के घटक। चुंबकीय क्षेत्र के घटक इधर सुनना,
पहले तो भूचुंबकत्व के अवयव होते क्या हैं? पृथ्वी के चुंबकत्व की जानकारी लेने के लिए सुनना, किसी भी स्थान पर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी लेने के लिए जिन जिन राशियों का होना आवश्यक है उन्हें भूचुंबकत्व के अवयव कहते हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ पर पृथ्वी के चुंबकत्व की जानकारी लेने के लिए जिन जिन राशियों की आवश्यकता होती है वो भूचुंबकत्व के अवयव कहलाते हैं। वो कौन है? दिक्पात कोण, नमन कोण और चुंबकीय क्षेत्र के घटक। सबसे पहले बात करेंगे दिक्पात कोण। दिक्पात कोण के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देखना ध्यान बना रहा हूँ, ढंग से देखिए आप। ये कोण है फाई, ये दिक्पात कोण है। ये पी क्यू आर एस और इसको नाम दे देंगे एम और एन। ये तो है चुंबकीय यामी उत्तर और ये जो दिख रहा है ना ये भौगोलिक यामी उत्तर है। भौगोलिक यामी उत्तर इधर देखिए, भौगोलिक यामी उत्तर, चुंबकीय यामी उत्तर मैं बता चुका हूं। चुंबकीय अक्ष को, चुंबकीय अक्ष से पारित, ये चुंबकीय अक्ष है, इससे पारित ऊर्ध्वाधर तल मैंने पहले बताया था। चुंबकीय यामी उत्तर क्या होता है? ये चुंबकीय अक्ष है, इससे पारित होने वाला ऊर्ध्वाधर तल ये चुंबकीय यामी उत्तर है PQRS। और भौगोलिक यामी उत्तर क्या होता है? भौगोलिक ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा से पारित ऊर्ध्वाधर तल। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा से पारित ऊर्ध्वाधर तल क्या कहलाता है? भौगोलिक यामी उत्तर कहलाता है। सब आपको लिखा मिल जाएगा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा से पारित ऊर्ध्वाधर तल भौगोलिक यामी उत्तर है। भौगोलिक यामी उत्तर कौन सा है? QMNR, QMNR और चुंबकीय यामी उत्तर है PQRS। चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा से पारित ऊर्ध्वाधर तल, चुंबकीय अक्ष से पारित ऊर्ध्वाधर तल चुंबकीय यामी उत्तर। भौगोलिक ध्रुव को मिलाने वाली रेखा से पारित ऊर्ध्वाधर तल भौगोलिक यामी उत्तर है। और इधर सुनना, भौगोलिक यामी उत्तर और चुंबकीय यामी उत्तर के मध्य जो कोण बन रहा है, भौगोलिक यामी उत्तर और चुंबकीय यामी उत्तर के मध्य जो कोण बन रहा है फाई, यही दिक्पात कोण कहलाता है। परिभाषा इतनी सी है, भौगोलिक यामी उत्तर व चुंबकीय यामी उत्तर के मध्य बना कोण क्या कहलाता है? दिक्पात कोण कहलाता है। इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, फाई से प्रदर्शित करते हैं। और भौगोलिक यामी उत्तर चुंबकीय अक्ष से पारित ऊर्ध्वाधर तल, ठीक है ना, चुंबकीय यामी उत्तर और भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा से पारित ऊर्ध्वाधर तल भौगोलिक यामी उत्तर और इनके मध्य बना कोण दिक्पात कोण कहलाता है। पूछ सकता है, फिर कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। फाई से प्रदर्शित करते हैं। हमारे इंडिया में दिल्ली में, इधर सुनना, दिल्ली में दिक्पात कोण का मान है, दिक्पात कोण है 0 डिग्री 41 ईस्ट, 0 डिग्री 41 मिनट। ये साइन किसका है? 1 घंटा मिनट का। 0 डिग्री 41 मिनट, 1 घंटा साइन मिनट का होता है, ये डिग्री का होता है, ये मिनट का होता है और ये सेकंड का होता है साइन। 0 डिग्री 41 मिनट ईस्ट। और मुंबई में इसका मान है 0 डिग्री 58 मिनट वेस्ट, दिक्पात कोण का मान है। दिल्ली में इतना है, मुंबई में इतना है दिक्पात कोण का मान, ठीक है ना। ये दिक्पात कोण मैंने आपको बता दिया है। दूसरा है नमन कोण। आप मेरी बात में सुन रहे हैं ध्यान से, तो बहुत काम की बात चल रही है, ठीक है ना, तो आप ध्यान से सुने मेरी बात, केवल सुनना है, सब PDF में मिल जाएगा। नमन कोण, इधर सुनना, मैं डायग्राम बनाता हूं, देखिए।
ये एक चुंबकीय सुई है। चुंबकीय सुई को गुरुत्वीय केंद्र से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये बी वेक्टर हो गया चुंबकीय क्षेत्र। किसी भी चुंबकीय सुई को उसके गुरुत्व केंद्र से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका देने पर, ठीक है ना, ये हो गई चुंबकीय सुई की चुंबकीय अक्ष। अरे ये तो होगी अक्षम। चुंबकीय सुई की चुंबकीय अक्ष और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा घटक है? क्षैतिज। चुंबकीय सुई की चुंबकीय अक्ष और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, और ये ऊर्ध्वाधर घटक है, और ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देने पर पृथ्वी के चुंबक के चुंबकीय सुई, चुंबक के चुंबकीय अक्ष, चुंबक की चुंबकीय अक्ष है तो, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, इन दोनों के मध्य बनना कोण थीटा, ये कहलाता है नमन कोण। मैं क्या कह रहा हूं, एक हमने चुंबकीय सुई ली, उसको गुरुत्व केंद्र से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया, तब इस चुंबकीय सुई की चुंबकीय अक्ष ये अक्ष हो गई, तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक हो गया। इन दोनों के मध्य बना कोण जो थीटा है वही क्या कहलाता है? नमन कोण कहलाता है। कई बार आ चुकी है परिभाषा। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक है, और ये परिणामी घटक है। नॉर्थ से ही दिशा होती है, ये परिणामी घटक है, ठीक है ना। ये परिभाषा है किसकी? नमन कोण की। नमन कोण की परिभाषा है चुंबकीय सुई के चुंबकीय अक्ष और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक के मध्य बना कोण थीटा नमन कोण है, ठीक है ना। इधर सुनना, ये नमन कोण है, नमन कोण थीटा होता है, दिक्पात कोण फाई होता है, और इधर में बताना ध्रुवों पर, ध्रुवों और ध्रुवों का मतलब चुंबकीय सुई हो जाएगी। ध्रुवों का मतलब है चुंबकीय अक्ष, अरे ध्रुवों का मतलब क्या हो गया? अरे ये ध्रुवों मतलब ये चुंबकीय सुई ऐसे ही तो हो गई, ये अक्ष हो गया। ध्रुवों पर मतलब अक्ष पर, ये फाई का थीटा का मान कितना हो जाएगा? ध्रुवों पर ये सुई ऊर्ध्वाधर हो जाती है यो, तो ये थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ये सुई घूमती क्यों आ जाएगी? तो ध्रुवों पर यानी कि अक्ष पर ये 90 डिग्री होता है, और विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा यानी कि निरक्ष पर ये कितना हो जाएगा? पूछ सकता है। अरे ध्रुवों पर तो ये सुई ऐसे ही तो हो जाएगी सीधी, और सीधी हो जाएगी तो चुंबकीय अक्ष हो जाएगा। ये तो है चुंबकीय अक्ष, तो सीधी हो जाएगी, ये चुंबकीय अक्ष हो गया। और यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और विषुवत रेखा पर ये यूं हो जाएगी, और ये कौन सा अक्ष हो गया? फिर चुंबकीय निरक्ष, और यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा? ये सुई होगी तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो ध्रुवों पर यानी कि अक्ष पर 90 डिग्री होता है इसका मान, विषुवत रेखा यानी निरक्ष पर इसका मान 0 डिग्री होता है। पूछ सकता है, कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। कई बार पूछा गया है कि नमन कोण किसे कहते हैं और ध्रुवों पर इसका मान कितना होता है, ठीक है ना, पूछ सकता है। तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र के घटक। इधर सुनना, चुंबकीय क्षेत्र के घटक, ये घटक है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र है बी वेक्टर, उसका क्षैतिज घटक है BH वेक्टर, ऊर्ध्वाधर घटक है BV वेक्टर। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल होता है और ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल होता है। क्षैतिज घटक तो पृथ्वी का BH है, ऊर्ध्वाधर घटक BV है। तो हम जानते हैं सदिश से बी वेक्टर बराबर क्या होगा? BH वेक्टर प्लस BV वेक्टर। अरे इसी के तो ये दो घटक है, B बराबर हो जाएगा BH वेक्टर प्लस BV वेक्टर। और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B क्या है? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है B बराबर, कैसे निकलेगा भाई? समांतर चतुर्भुज के नियम से। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता था? वहां पर आप देखिए, समांतर चतुर्भुज का नियम परिणामी का परिमाण r बराबर √p² + q² + 2pq cos थीटा, यही होता था। p और q क्या है? दो सदिश है, और r, ये r है, ये p रहा, ये q रहा, और थीटा क्या था? दोनों के बीच का कोण। तो दोनों के बीच का कोण मैंने मान लिया अल्फा है, और वो कितना है? 90 डिग्री भाई।
अरे थीटा तो नहीं मान सकता, थीटा तो ये दिक्पात, ये हो गया नमन कोण। पी और क्यू, ये पी है, मान लेते हैं ये क्यू है, तो इन दोनों के बीच का कोण ही तो थीटा होता था, थीटा की जगह क्या आएगा, एल्फा आ गया, और वो कितना है, 90 डिग्री है। तो परिणामी का मान निकालना है, समांतर चतुर्भुज के नियम से निकलेगा पी स्क्वायर, पी की जगह लिख दिया बी एच स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2pq 2bh cos थीटा, तो cos एल्फा आ जाएगा, थीटा की जगह एल्फा, और एल्फा कितना आ गया, 90, तो b बराबर आ जाएगा अंडर रूट bh स्क्वायर प्लस bb स्क्वायर प्लस 2bh bb, cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये मान हो जाए 0, तो b बराबर आ गया अंडर रूट bh स्क्वायर प्लस bb स्क्वायर। ये आ गया भाई परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। और मैं बार बार कह रहा हूं कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो है, ये परिणामी, उसका मान निकालना है तो वो मान समांतर चतुर्भुज के नियम से निकलेगा, और वहां पर cos थीटा होता है, थीटा दोनों के बीच का बड़ा कोण, P और Q के बीच का बड़ा कोण, तो वो 90 डिग्री जो है, एल्फा मान लिया 90 डिग्री, थीटा नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि थीटा तो उधर से बड़ा कोण मान लिया है मैंने, तो B बराबर आ गया ये। अब देखना, इसका मैं यहां निकाल रहा हूं क्षैतिज घटक, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, इधर देखना BH, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ये रहा, और उसका क्षैतिज घटक A वेक्टर का क्षैतिज घटक का क्या होता है, A cos थीटा, जहां से कोण बनता है मैंने पहले ही कहा था वो घटक cos थीटा होता है, तो इसका इस दिशा में घटक क्या होगा, इसका इस दिशा में घटक निकालना, क्षैतिज घटक BH बराबर हो जाएगा B cos थीटा। भाई जहां से कोण बनता है ना, ये कोण, वो घटक cos थीटा होता है, तो हमने A वेक्टर का AX निकाला था, तो ये AX ही हो गया, यहीं से तो कोण बन रहा है थीटा, AX बराबर क्या हो गया, A cos थीटा, तो BH बराबर हो जाएगा B cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक B की बराबर हो जाएगा B sin थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक ये है, और ये हो जाएगा B sin थीटा, जहां से कोण बनता है वो घटक cos थीटा होता है। हमने कहा था, यदि आपको ध्यान है, ये A वेक्टर था, उसका ये घटक AX बराबर ये एंगल थीटा है, तो A cos थीटा, और ये वाला घटक AY बराबर क्या हो जाएगा, A sin थीटा, ठीक है ना, AY बराबर क्या हो जाएगा, A sin थीटा हो जाएगा, जहां से कोण बनता है वो घटक cos थीटा होता है, तो ये घटक cos थीटा हो जाएगा और ये sin थीटा हो जाएगा। अब इसको हम बढ़ा देते हैं 1, इसको हम बढ़ा देते हैं 1, इसको हम बढ़ा देते हैं 2, भाग दे दे भाई, 2 में 1 का भाग दे दे, 2/1 कर दिया, तो BB अपॉन BH बराबर B sin थीटा अपॉन B cos थीटा, तो B से B कट गया, tan थीटा बराबर आ गया BB अपॉन BH, और यहां से थीटा बराबर आ गया tan इनवर्स BH अपॉन थीटा बराबर यहां, और थीटा क्या है, थीटा क्या है भाई, नमन कोण, तो नमन कोण आ गया ना BB अपॉन BH। तो पेपर में आपको सवाल भी आ सकते हैं, सवाल आएंगे तो देखो आपसे BH दे देगा, BB दे देगा, क्षैतिज कोण ऊर्ध्वाधर घटक दे देगा, B पूछ लेगा, तो इस फॉर्मूले से आ गया। आपको BH दे देगा, B दे देगा, थीटा पूछ लेगा, तो इस फॉर्मूले से आ गया। आपको B दे देगा, cos थीटा दे देगा, BH पूछ सकता है, या फिर BB और BH दोनों दे देगा, थीटा पूछ सकता है, नमन कोण, थीटा क्या है, नमन कोण। तो यहां से मैंने परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लिया, क्षैतिज घटक निकाल लिया, ऊर्ध्वाधर घटक निकाल लिया, और नमन कोण निकाल लिया, ठीक है ना। ये आ गया है घटक। मैं आपको बता देता हूं एक बार 1 मिनट में जल्दी से, दिक्पात कोण होता है भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य बना कोण, फाई से प्रदर्शित करते हैं। दिल्ली में 0 डिग्री 41 मिनट ईस्ट होता है, मुंबई में 0 डिग्री 58 मिनट वेस्ट होता है। नमन कोण चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर
स्वतंत्रपूर्वक लटकाने पर इसकी जो चुंबकीय अक्ष है और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है क्षैतिज घटक, उसके मध्य जो कोण बनता है थीटा, वो नमन कोण होता है, ठीक है ना। अब मैं इसको ध्रुवों पर चुंबकीय सुई खड़ी हो जाती है, यहाँ पर यानी कि अक्ष हो जाएगा ये, इस पर 90 डिग्री, विषुवत रेखा पर ऐसे हो जाती है, वहां पर निरक्ष होता है 0 डिग्री होता है। फिर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र इसके तो 2 घटक हैं, तो बी के 2 घटक ये वेक्टर और बी वेक्टर है। मान इसका समांतर चतुर्भुज के नियम से निकलेगा, अल्फा का मान 90 डिग्री, खत्म, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आ गया। क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक आ गए, भाग दे दिया, तो क्या आ गया है, नमन कोण आ गया है। तो ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो गया। इस लेक्चर को देखने के बाद आप सबसे पहले पीडीएफ में देखें, उसको लर्न करें, तब आपके दिमाग में पूरी तरह बैठ जाएगा। और यदि पीडीएफ में कोई बात दिखी नहीं तो ब्लैक बोर्ड का वैसे देख लें कि मैंने क्या बनाया, कोई चीज़ नहीं दिख रही है, मान लो क्लियर नहीं दिख रही है पीडीएफ में, तो इसमें से आप देख लें ब्लैक बोर्ड पे से कितने डिग्री का कोण है, क्या चीज़ मैंने कहाँ बनाई है, ठीक है ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। धन्यवाद, पढ़ते रहें लगातार, धन्यवाद।